हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। जैसे कि आप सब लोगों को बताया कि हमने आपका 10th साइंस के अंदर जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके दो हम लेक्चर भी है कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने बात कर ली थी कि आपका एसिड होते क्या हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है और उसमें आपका जो क्या क्या यूजेस थे वो हमने बात करी थी। और जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने बात कर ली थी आपका कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूज करके हम किस तरह से आपका एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो हमने चीजें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वहां पे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जो लास्ट लेक्चर था उसका जो वीडियो का जो लिंक होगा मैं आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे हम क्या आपका कि जो एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रहने वाला है जो एसिड्स की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। यस, सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आपका क्या क्या चीजें पूछी जाती है और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे कुछ बताता रहा हूँ, रिएक्शंस बता रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखना। सिंपल सी रिएक्शन है, जिन लोगों ने आपका केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है ना तो उनके लिए तो ये बच्चों का खेल है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे से। यस, सबसे पहले आपका रिएक्शन जो आ रही है रिएक्शन विथ मेटल्स। जी, हमारे पास है एसिड और हम क्या करना चाहते हैं, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाना चाहते हैं, मेटल के साथ करवाना चाहते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, अच्छा सबको पता है ना भाई मेटल होती क्या है। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा है भाई मेटल क्या होते हैं कि भाई जनरली आपका कैसा होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है तो उसके वजह से अपन क्या बोलते हैं, उसको मेटल्स बोलते हैं। तो जितनी भी मेटल्स है वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा। तो देखो मैंने आपको जनरली बता रखा है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा इट विल फॉर्म सॉल्ट। मेटल एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये है इसकी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई एसिड है वो आपका मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है देन व्हाट विल फॉर्म, सर सॉल्ट बनाएगा एक तो, और दूसरा क्या बनाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी मेटल हो सकती है, कोई भी एसिड हो सकता है। चलिए जी बात करते हैं हमारा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कौन सा वाला, जैसे देखो जिंक है हमारे पास, इस जिंक की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, क्या होता है H2SO4। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अच्छा, अब आपने क्या कहा कि भाई ये तो मेटल हो गई और ये आपका एसिड हो गया। ठीक है, ये मेटल है ये एसिड है, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बन रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4। लेकिन जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन थी ना भाई वो रिलीज हो चुकी है। देखो यहाँ पे H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन थी वो रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पे जब मेटल है जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो कौन सी गैस को रिलीज करवा दिया, हाइड्रोजन गैस को। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये ध्यान रखनी है कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा जी, ये तो हो गई रिएक्शन की बात, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है एग्जाम के अंदर, क्या होता है भाई, वो ये कहा जाता है कि आपने ये जो गैस मतलब यहां से इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन के अंदर, हमें क्या पता है कौन सी गैस है भाई, हमें तो पता ही नहीं है भाई। गैस जो बबल्स है वो बाहर आए हैं ठीक है रिएक्शन के अंदर, लेकिन हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस गैस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहां पे एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो कौन सा है वो देखिए आप लोग। हाँ जी, आपके सामने ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए भाई किस तरह से अपन आपका ये टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। तो देखो भाई सिंपल सा चीज है, यहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रहा है, ये इस तरह से जो आपका ये जो स्टेट है ये क्या है, आपका स्टैंड लगाया हुआ है। इस स्टैंड के साथ मैंने क्या कर दिया है, एक टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमने क्या कर रखी है, टेस्ट ट्यूब को इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है, ये स्टैंड है पूरा का पूरा नीचे तक ये वाला तो, और इस स्टैंड के साथ में मैंने क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे पहले डाला कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। देखो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भर रखा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। भाई एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, पीछे बताया था। और यहाँ पे क्या डाल दिया, जिंक मेटल, मतलब ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे उसके टुकड़े डाल दिए। हमने डाल दिया और डालने के बाद ऊपर क्या कर दिया, एक कॉर्क लगा दिया। कॉर्क मतलब जिससे अपन क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब थी, उसमें हमने एसिड मिला दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स मिला दिए
और उसको आपका यहां से ऊपर से क्लोज कर दिया। अभी जो आपने कॉर्क लगाया, इस कॉर्क के अंदर से अपन क्या कर रहे हैं, ग्लास ट्यूब है वो पास कर रहे हैं। ये ग्लास ट्यूब अंदर से जो भी गैस आएगी ना उसको बाहर लेके आएगी। तो इस ग्लास ट्यूब को मैं ले जाके कहां रख दिया, इसको मैंने आपका डिप कर दिया किसके अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर। तो भाई ये जो अंदर यहाँ पे जो साइड में आपको बीकर नजर आ रहा है ना, इस बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है भाई, सोप सॉल्यूशन है, साबुन का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब पानी, भाई साबुन को खोल दो पानी के अंदर तो सोप सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी। अब ये यहाँ पे अंदर कौन कौन सी चीजें थी भाई, एक तो जिंक मेटल थी और एक था आपका एसिड। तो भाई दोनों कौन सी रिएक्शन करते हैं सर, जब जिंक है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, देन इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ये गैस निकलती है। तो भाई यहां पर भी वही रिएक्शन होगी। अच्छा जी, तो ये जो गैस यहां से इवॉल्व हो गई इस सॉल्यूशन के अंदर से, वो इस ट्यूब में से होके कहां पास होगी, इस सोप सॉल्यूशन में आएगी। अब जब कंटिन्यूअसली इसमें से गैस निकलकर इस सोप सॉल्यूशन में आएगी तो भाई क्या होगा, दिमाग लगाओ। आप कभी मेले वगैरह में घूमने गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, ये बबल्स बनाने वाला एक सोप सॉल्यूशन देते हैं और छोटे बच्चे उसमें क्या बबल्स बनाते रहते हैं। तो वो होता क्या है, एक तरह से सोप सॉल्यूशन ही होता है। और आप जब उसमें क्या करते हो, एयर पास करते हो तो क्या हो जाता है, उसमें बबल्स बन जाते हैं। तो भाई यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस निकल कर इस सोप सॉल्यूशन में जा रही है तो क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। देखो, सोप बबल्स फिल्ड विद द हाइड्रोजन। अब आपने यहाँ पे एयर तो पास करी नहीं, आपने कौन सी गैस पास करी है, हाइड्रोजन गैस। तो जो बबल्स बने उन बबल्स के अंदर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, कौन सी गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस है। अब ये हाइड्रोजन गैस है तो हमें क्या होगा, जैसे ये बबल्स बाहर आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इसके पास एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती लेके जानी है बबल्स के पास में। तो जैसे ही बबल्स के पास में आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो यहां पे क्या होगा, जो बबल्स होंगे ना वो पॉप साउंड के साथ आपका क्या होंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। तो यहाँ पे जो बबल्स होंगे ना वो पॉप साउंड के साथ फटने लग जाएंगे और आपका पता चल जाएगा हमें कि कौन सी गैस है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अब आपको कहोगे सर बबल्स के आपका ब्रस्ट होने से आपको कैसे पता चला, क्योंकि भाई हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैसी होती है, आपका क्या होती है, फ्लेमेबल होती है, मतलब आग पकड़ लेती है आसानी से। तो फ्लेमेबल होती है, तो जैसे ही आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस है बबल के अंदर वो आपका बर्न हो जाएगी और जो आपका बबल्स थे सोप सॉल्यूशन के वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे या ब्रस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर, आपका बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्टिविटी के बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो आपको कोई जो लैब के अंदर कोई एक्टिविटी पूछता है तो वहां पर भी ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से देख लेना। इसमें आपका डायग्रामेटिकली मैंने आपको सारा बता दिया है कि किस तरह से आप हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, केमिकल रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। यस, अब मैंने आपको कुछ और एग्जांपल भी आपके सामने रखे हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको एग्जाम में समझने में आसान रहेगा क्वेश्चंस। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लिया, ये देखो सोडियम मेटल ही होता है भाई, इसको हमने किस में डाला, HCl में डाला। देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा भाई, यहां पर बनेगा NaCl बनेगा। क्या बनेगा भाई, NaCl बन गया और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो भाई हमने मेटल था, ये तो मेटल है इस साइड में। ठीक है, यहां पे कौन है भाई, एसिड है और क्या बन रहा है यहाँ पे, सॉल्ट बन रहा है और क्या हो रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस बन रही है। यही हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ, क्या हो रहा है इसमें, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है मेटल, ये है एसिड, देन सॉल्ट कौन सा बना लिया इन्होंने, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लिया और कौन सी गैस रिलीज कर दी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस हाइड्रोजन गैस निकालनी बाहर। ठीक है, और क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। तो सिंपल सी, अगर मैंने कहा ना, अगर आप जिन बच्चों ने केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उनके लिए चैप्टर बहुत ईजी है, रिएक्शन भी बहुत ईजी है। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस लेक्चर को पहले एक बार देखिए, आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी। ठीक है, बहुत ही आसान चीजें हैं सारी की सारी। यस, तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन हो गई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है जिंक के साथ। देखो
पहले जो रिएक्शन करवाई थी वो जिंक की H2SO4 के साथ थी, अब कौन सी रिएक्शन करवा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक। अच्छा देखो ऊपर वाली रिएक्शन एक बार वापस देखना, यहां पर देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो भाई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो भाई यहां पे क्या लग जाएगा, HCl के आगे 2 लग जाएगा। भाई हाइड्रोजन देखो ना यहाँ पे किस साइड में कितने हैं, 2 है, तो इस साइड में भी 2 करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। लेकिन जैसे ही 2 लगाएंगे ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ये Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये 2 हो गए, तो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए इस साइड में भी 2 करना पड़ेगा, तो इधर मैं वापस 2 लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सोडियम गड़बड़ हो गया तो मुझे वापस इस साइड में 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस करने वाला तरीका भी मैं आपको लास्ट जो चैप्टर था आपका लेक्चर था रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले, उसमें बता चुका हूं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है। तो हमने यहाँ पे जिंक की रिएक्शन इस बार किसके साथ करवाई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई है। ठीक है, तो ZnCl2 प्लस H2 बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पे भी देखो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है और ये क्या बन चुका है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड का यहाँ पे सॉल्ट बन चुका है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप आराम से ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यस, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी रिएक्शन आपने एसिड के साथ करवाई, तो यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। भाई मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक तरह का सॉल्ट है और कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा और सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा जी, काम की बात, इससे हमें जितनी भी हमने मैं आपको एग्जांपल्स करवाए मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन वाले, तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि सर जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी देन व्हाट विल फॉर्म, सर यहाँ पे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो बहुत ही इजी चीज है, आप आराम से याद रख सकते हो। मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जांपल्स रखे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार मेटल यही हो, मेटल चेंज हो सकती है, एसिड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कभी कभी नाइट्रिक एसिड भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे चीजों को थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये भी। देख क्या हो रहा है जी, ये है मेटल कार्बोनेट। अगर मैं मेटल कार्बोनेट के साथ क्या मिलाता हूं, एसिड मिलाता हूं, देन व्हाट विल हैपन, सर सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। सिंपल सी चीज है। मैंने क्या किया, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब ये होता है कि भाई आपने क्या किया कि किसी मेटल के साथ क्या ऐड कर दिया, कार्बोनेट ग्रुप को ऐड कर रखा है। तो कार्बोनेट ग्रुप को ऐड कर दिया मेटल के साथ, तो भाई क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। मैं इसका नीचे एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सेम चीज देखो यहाँ पे क्या करो, अगर आप मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हो और उसकी भी रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराते हो तो सेम की सेम चीजें फॉर्म होती है, सॉल्ट CO2 प्लस वाटर। ठीक है, दोनों के केस में सेम है। भाई देखो रिएक्शन बहुत इजी है, दोनों को मैंने साथ साथ में इसलिए लिखा है कि आपको पता रहे कि चाहे मेटल कार्बोनेट या चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवाओगे तो इन दैट केस जो प्रोडक्ट रहेंगे वो दोनों के केस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अच्छा जी, ये है हमारे पास Na2CO3, इसको हम बोलते हैं यहां पर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। ये हमारे पास पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वापस सही कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको। यस, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमने HCl लिया है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका नाम लिख चुका हूं। ठीक है, क्या बनाएगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl। भाई यहां से आपका Na और यहां से आपका Cl। ठीक है, ये कैटायन ये एनायन रिलीज हो गए और यहां पे NaCl बन जाएगा। CO2 और H2O तो निकलनी है, कंफर्म है। तो उसको तो बिना देखे अगर आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हो तो सीधा सीधा लिख देना पहले, फिर बाकी जो चीजें बचती है वो सॉल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, ये जो CO2 गैस होती है वो आपका बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये जो NaCl है इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, पता है ये सबको। अच्छा, रिएक्शन आप बैलेंस नहीं है तो भाई रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई थिंक अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं भाई, 2 है, इधर भी 2 है, ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। कार्बन यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। ओके, बैलेंस रिएक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। भाई ये तो ये रहे 2 ऑक्सीजन और ये रहा 1 ऑक्सीजन, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा सारी चीजें बैलेंस है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैंने क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ करवा दी। तो देन व्हाट विल फॉर्म, सॉल्ट CO2 H2। 3 चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। CO2 और H2 तो भाई देखते ही बना देना सीधा का सीधा, फिर पीछे जो बचती है ना उसमें आपको सॉल्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो भाई हमारे पास ये जो नीचे दे रखा है NaHCO3, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे आप बोलते हो, इसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। याद रखना, ये मैं आपको सॉल्ट आएगा ना, सॉल्ट वाला जो टॉपिक आएगा उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी याद ध्यान रखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और जो अपन घर में यूज करते हैं मीठा सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है ना, अपन जो पकोड़े वगैरह बनाने में यूज करते हैं, उसमें यही इंग्रेडिएंट्स होता है मेन। अच्छा जी, क्या हो गया यहाँ पे HCl के साथ फिर से एसिड के साथ रिएक्शन, तो भाई CO2 और H2 तो कंफर्म है, तो चलो बना दो भाई, CO2 और H2 तो बन गया, और पीछे क्या बचेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। बात क्लियर है सबको यहाँ पे, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी रिएक्शन है भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से हमारी एक और चीज शुरुआत होती है कि सर ये जो CO2 गैस निकल रही है, तो आपको कैसे पता चला CO2 निकली, दूसरी गैस भी तो हो सकती है, हाइड्रोजन भी तो हो सकती थी, क्या उसका कोई कलर होता है, क्या उसका कोई रंग होता है, क्या उसमें कोई स्मेल होती है, आपने कैसे पहचाना CO2? अच्छा चलो जी, इसका भी हमारे पास एक इलाज है। हमने क्या किया, लैब के अंदर टेस्ट किया, वो टेस्ट किया कैसे, वो चीज देखो। यस, अब यहां पे देखो, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। भाई आपने जब ये पिछली वाली रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को मिलाया, रिएक्शन हुई, CO2 गैस रिलीज हुई, तो CO2 गैस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो देखो यहां पे क्या है कि हमारे पास जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें क्या कर रहे हैं, देखो एक सिंपल सा स्टैंड लिया हुआ, यहाँ पे ये स्टैंड आपको दिख रही है, ठीक है, ये स्टैंड लिया और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब को इस तरह से फिट कर दिया, कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये पूरा का पूरा क्या होगा, टेस्ट ट्यूब को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ओके जी, अब इसमें अंदर क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में मुझे क्या ऐड करना है, आपका फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन। भाई कोई भी आप फ्रूट जूस ले लो या कोई शुगर सॉल्यूशन ले लो, उसके अंदर ऐड कर दो, ऐड करने के बाद उसमें क्या डाल दो, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दो। तो भाई हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, ईस्ट। यार ईस्ट क्या होते हुए, आप लोगों को पता होगा जो केक वगैरह बनते हैं उसमें ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने कभी घर में भी ट्राई किया होगा। तो भाई ये जो ईस्ट होते हैं वो फंजाई होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर जो आप ब्रेड्स वगैरह बनाने में या केक वगैरह बनाने में यूज करते हो ना, तो ये क्या करते हैं, जो भी अंदर शुगर होती है ना उसको फर्मेंटेशन करते हैं। भाई आपको याद होना चाहिए कि भाई अगर आप क्या करते हो, किसी भी शुगर सॉल्यूशन को अंदर ईस्ट डालोगे ना, तो वो जो शुगर सॉल्यूशन होगा ना उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो किस में चेंज होंगे, अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे, और साथ में कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, ठीक है। आप कभी ईस्ट पाउडर डालना, जो आपने अपने घर के अंदर जो केक वगैरह बनाते हैं उस टाइम, तो देखना वो केक जो होता है ना, वो थोड़ी देर बाद में अंदर जो उसका फ्लोर वगैरह यूज करते हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि अंदर की जितनी भी आपका मतलब जो उसके अंदर स्टार्च वगैरह होता है, वो उसका कौन करे, ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। तो ईस्ट जब फर्मेंटेशन करता है तो क्या हो जाएगा, उसमें CO2 रिलीज होती है। जब वो CO2 बाहर आने की कोशिश करती है तो वो जो भी आपका सब्सटेंस है खाने का, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन को सॉफ्ट बनाने की जरूरत नहीं भाई, हमने तो यहाँ पे कोई शुगर सॉल्यूशन लिया है, उसमें थोड़ा ईस्ट डाल दिया। तो ईस्ट क्या करेगा, जो भी शुगर सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च है या फिर जो भी आपका सुक्रोज वगैरह है, उनको ये क्या करेगा, आपका ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने से आपका क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल में और CO2 में चेंज हो जाएंगे। तो CO2 से हमें मतलब है भाई, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, यहाँ पर भी CO2 बनेगी, ठीक है। तो CO2 जब यहाँ से रिलीज होगी तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये जो ग्लास ट्यूब हमने यहाँ पे जोड़ रखी है, ये ग्लास ट्यूब जो हमने यहाँ पे लगा रखी है, उससे अपन क्या करेंगे, आपका ये जो भी गैस होगी वो इस टेस्ट ट्यूब में आएगी। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले से क्या भर रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप क्या कहते हो, लाइम वाटर। क्या बोलेंगे भाई इसको, लाइम वाटर बोलेंगे। तो हमने इसके अंदर लाइम वाटर क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। अच्छा जी, ये सारा का सारा सेटअप आपने देख लिया। अच्छा, ये स्टैंड लगा रखा है, ये यहाँ पे क्या है, आपका कॉर्क है। तो ये चीजें आपके सामने सारी की सारी दी हुई है। तो सिंपल सा एक टेस्ट ट्यूब में हमने जूस या शुगर सॉल्यूशन भरा, उसमें ईस्ट डाला। तो जैसे ही आप ईस्ट डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे अल्कोहल और CO2 बनेगी। अब ये CO2 हमने क्या कर दी, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के अंदर पास करी। तो जैसे ही लाइम वाटर के अंदर पास करते तो लाइम वाटर का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, कुछ भी कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ये CO2 इसके अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, मिल्की। तो भाई जैसे ही मिल्की कलर हो जाए तो इसको आपको दिमाग में समझना है कि क्या हो गया, कि आपकी जो गैस है वो कौन सी है, CO2। तो क्या दिमाग में बात निकल के आई कि अगर हम CO2 गैस को लाइम वाटर के अंदर पास कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, जो आपका लाइम वाटर हो जाएगा वो मिल्की हो जाएगा। तो मिल्की हो रहा है, इट मींस आपका CO2 गैस कंफर्म। क्लियर बात यहाँ पे।
टेस्ट आपके सामने है। और मैंने यहाँ पे रिएक्शन में क्या है, जो कंपोनेंट ही लिया है वो कोई मेटल कार्बोनेट ना लेके मैंने क्या लिया है, यहाँ पे जूस लिया है, क्योंकि ईस्ट को जब जूस के साथ मिलाओगे तो CO2 प्रोड्यूस होती है और हमें CO2 का टेस्ट ही करना था। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात करते हैं इसमें नोट। तो भाई मिल्की क्यों हुआ लाइम वाटर, उसका भी तो देख लो एक बार। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, बता दिया मैंने आपको। दिस सो दैट द गैस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बताती है कि गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा जी, अब बात आई कि सर लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ। तो मिल्की होने का रीजन ये था कि भाई आपका ये तो था लाइम वाटर, भाई इसी को तो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो लाइम वाटर कहते हो ना आप लोग, ठीक है। तो इसके अंदर जब हमने कौन सी गैस पास करी, CO2 पास करी, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। मैं नीचे नाम लिख देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता तो भाई इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखो। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है वो किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है लाइम वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, तो आपका जो सॉल्यूशन था वो मिल्की हो गया, ठीक है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन अपन पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब अगर आप क्या कर दो, ये जो CO2 गैस आपने इसमें लाइम वाटर के अंदर पास करी है, तो भाई अगर एक्सेस में पास कर दोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सेस में अगर पास करोगे तो भाई पहले से यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है सॉल्यूशन में, H2O तो है ही, और आप और ज्यादा CO2 इसमें पास कर रहे हो, तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स होंगे ना वो फिर से रिएक्शन करेंगे। अब जब तीनों फिर से रिएक्शन करेंगे तो यहां पे बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये चीज इन्होंने यहां पे क्या कर ली, बना ली। अच्छा जी, ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, तो भाई आपका जो पहले कलर कैसा हुआ था, मिल्की हुआ था, वो वापस डिसअपियर हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। तो क्या समझे, अगर हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस को पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्यों बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। लेकिन अगर हम CO2 गैस को ज्यादा अमाउंट में पास कर देते हैं उसमें, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है वो H2O और CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, और इसकी वजह से जो आपका मिल्की कलर प्रोड्यूस हुआ था वो वापस डिसअपियर हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी, रिएक्शन भी आपके सामने है, बस आपको इसे जस्ट पढ़ने की जरूरत है भाई, ठीक है। चीजों को साथ में नोट करते रहो, नोट करोगे तो चीजें आसानी से याद होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, एक नोट ध्यान रखना कि लाइमस्टोन होता है, चौक है, मार्बल है, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है। और अगर आप इनके ऊपर क्या करते हो, आप कोई भी एसिड आपका इसके अंदर ऐड करोगे इनके साथ में, तो क्या हो जाएगा, वहां पे भी बबल्स बनेंगे, और किसके बनेंगे, CO2 गैस के, क्योंकि भाई कैल्शियम कार्बोनेट खुद एक मेटल कार्बोनेट है, आपको पता होना चाहिए। तो मेटल कार्बोनेट पे भाई कोई एसिड डालोगे तो CO2 गैस तो ऑब्वियसली रिलीज होगी, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सिचुएशन सारी रख दी है, तो ध्यान रखना। चलिए बढ़ता है इस पर। यस, हमारे ये जो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अच्छा जी, मेटल ऑक्साइड क्या होता है कि मेटल के साथ में आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है, तो मेटल के साथ में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो मेटल के साथ में कोई ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उस सिचुएशन जो नया कंपाउंड बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड कहने वाले। अच्छा जी, तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवा रहे हो तो क्या बनाओगे, सर मेटल की जो ऑक्साइड की जब रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे देन इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, बता दो अब आगे। अच्छा जी, ये CuO, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करें। Cu क्या होता है, O कॉपर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको अपन क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं एक्चुअल में अगर सही नाम, लेकिन आपकी बुक में कॉपर ऑक्साइड दे रखा है तो मैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ही बता रहा हूं आपको, लेकिन इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। अच्छा जी, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ठीक है। नाम एसिड के सारे पता होने चाहिए आपको। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके सामने है।
जैसे ही इसकी रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाओगे तो क्या बनाएगा भाई, CuCl2, ब्लू ग्रीन कलर का क्या बनाएगा, CuCl2 बनाएगा, ठीक है। और यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कॉपर क्लोराइड का हमें क्या मिल जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड या फिर इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं। और साथ में क्या बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। रिएक्शन आपके सामने है, रिएक्शन बहुत इजी है, ठीक है। रिएक्शन तो इतनी सारी पढ़ ली है तो ये तो आनी ही चाहिए आराम से। तो हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाई तो क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड मिल रहा है और साथ में H2 मिल रहा है, ठीक है। क्या इसके मेटल ऑक्साइड जरूरी नहीं है कॉपर ऑक्साइड ही हो, कोई दूसरा मेटल ऑक्साइड होगा तो भी ऐसी ही रिएक्शन होगी। बस फर्क क्या होगा कि जो सॉल्ट बनने वाला है वो डिफरेंट हो जाएगा, वाटर उसमें भी रिलीज होगा। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जो रिएक्शन है हमें क्या कर रही है, मेटल ऑक्साइड के कौन से नेचर को बता रही है। तो देखो एक बात सोचो, आपके पास एसिड है, ठीक है। एसिड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाए तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। याद करो आपने छोटी क्लासेस में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। तो एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ करवाई जाती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो भाई हमने यहां पे एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, बेस की जगह ना करवा के मेटल ऑक्साइड के साथ करवाई, फिर भी हमें यहाँ पे सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो इससे हमारे दिमाग में एक बात आई कि सर हमने बेस की जगह मेटल ऑक्साइड लिया तो भी रिएक्शन सेम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो भाई मैं यहां पे नीचे लाइन लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड हमारे हो जाएंगे बेसिक नेचर के हो जाएंगे। तो मेटल ऑक्साइड यहां पे किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं भाई, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये रिएक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल सी रिएक्शन है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सारे लेक्चर्स हैं वो आप एक बार पूरे देखा करो और साथ साथ में चीजों को नोट किया करो। चीजें सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन की है, अच्छे से एक्सप्लेन की है और आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने साथ में जो भी स्टूडेंट्स और जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।